तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर, जिसे हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा ताकि आप वहाँ से ज्वाइन कर सकें, क्योंकि मैं उसी चैनल पर आपको PDF, वर्कशीट और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक रहेंगे मैं उसको वहाँ पर PDF फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ जाएं। वहाँ पर जो चैनल है उसको आप जोड़ लें ताकि आपको मैं सारे के सारे PDF वर्कशीट प्रोवाइड कर सकूँ। तो पिछली वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी और हम लोगों ने एक्टिविटी 3.8 जो कि यहाँ पर हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.8 हमने इसको कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के बात पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे आगे का टॉपिक, और हमने ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर कर लिया। आप वहाँ से वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसका लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर दूंगा, आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। और आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसको हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे ताकि हम लोग का जो ये चैप्टर है वो ज़्यादा लेंदी ना लगे, आपको मज़ा भी आए पढ़ने में। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको पहले बता दूं, इसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये मेरा आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मेरी वीडियो को देख सकें। और मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका बस एक फ्रेंड हूँ जो कि आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको सिखाते सिखाते मैं भी अपनी चीज़ों को जो मैंने पढ़ ली है मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मेटल है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन मीन्स यहाँ एयर वाले ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है Cu+O2, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड, जो कि हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हमारा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। एल्यूमिनियम हमारा मेटल है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो वो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाएगा और ये उसका रिएक्शन होगा। आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अभी तक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं एक और बता दूँ, ये जो Al2O3 है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कि दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही हमें देखने को मिलता है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ZnO। ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड, इसका भी एग्जांपल होता है। और ये हमें एसिड की तरह भी शो करता है और बेसिक की तरह भी शो करता है। तो हम इसे देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर Al2O3 एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। जब बेस प्लस में एसिड मिलता है तो क्या बनाता है गाइस, यहाँ सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AlCl3 यहाँ पर सॉल्ट है और H2O यहाँ पर वाटर है। सॉल्ट के साथ क्या निकलता है गाइस, यहाँ पर H2O निकलता है जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट में रिएक्शन है, जो फर्स्ट में Al2O का रिएक्शन है वो एज अ बेस है, और जो सेकंड में रिएक्शन है वो एज अ एसिड है, जबकि ये एसिड के फॉर्म में है। और एसिड के साथ जो NaOH है वो बेस है, यानी कि एसिड प्लस बेस विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास अभी पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से लिख कर दिखाता। मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो जल्दी आ जाएगा। और आप यहाँ से पहले आप देख लें, वो एक एसिड की तरह भी शो करता है और बेसिक की तरह शो करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बस आपको इस वीडियो में मेन पॉइंट्स को कवर करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है,
क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, मैं उसका रिएक्शन इस बुक में दिया हुआ है और साथ साथ में एक फिगर और एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। ये जो फिगर है ये आपको देख लेना है, बहुत ही इजी फिगर है, बहुत ही देखने में आपको मज़ा आएगा और पढ़ सकते हैं इसको इजीली। मैं आपको आगे का रिएक्शन बताता हूँ। मैंने जैसा बोला था, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। बट जब मेटल ऑक्साइड रहेगा गाइस, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मेटल ऑक्साइड रहेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बट अगर सिर्फ मेटल है और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, यानी कि निकालता है। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, साथ साथ में हीट भी निकलता है, हीट एनर्जी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट यहाँ एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। ये इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ लिखता है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब मेटल, एक मिनट ज़रा सा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म करेगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वैसे मैं बता देता हूँ। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो फॉर्म करता है मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो चलो आगे इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट्स एसिड, यानी कि यहाँ पर एसिड की बात की जा रही है, सिंपल आप एसिड समझ सकते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई है इन सब से आप बस यही समझ सकते हैं, इसका एक एक रिएक्शन आपको बस पढ़ लेना है। मैं उसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। और अभी मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना, आप लोगों को समझ में भी आ जाए। और सारे के सारे एक्टिविटीज़ का रिएक्शन जो है, सारे के सारे एक्टिविटीज़ का जो रिएक्शन है वो मैंने एक पेज पर लिख करके उसका इमेज जो है वो अपने फ़ोन में रखा हुआ है। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, उस पर जैसे ही 10 मेंबर्स हो जाएंगे, अभी 3 मेंबर्स हैं, जैसे उस पर 10 मेंबर्स हो जाएंगे मैं उस इमेज को वहाँ दे दूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मेंबर्स नहीं रहेंगे तो इमेज सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको कोई देख ही नहीं सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं सारे के सारे एक्टिविटीज़ का जो रिएक्शन है उसको आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटेलिक सॉल्ट, यानी कि एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रही है, यानी कि कोई भी मेटल, जैसे कि आप इस एग्जांपल से ले सकते हैं कि अगर एक भारी बॉक्स है, एक मिनट, अगर एक भारी बॉक्स है और एक छोटा सा हल्का बॉक्स है तो किस पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए इधर से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और एक साइड इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर से जब फोर्स लगाएंगे इसका वेट ज़्यादा है, जिसका कारण जो ये बॉक्स है ये इसके साथ साथ इधर जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये बड़ा वाला बॉक्स के साथ छोटा वाला बॉक्स भी साथ में जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जो बड़ा वाला मीन्स जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर में होगा वो अपने से कम रिएक्टिव सीरीज वाले को हटा देगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देगा, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर displacement reaction studied in chapter 1 will better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy. If metal A displaces metal B from its solution, it is more reactive than B. यानी कि आपको इससे बस इतना सा समझना है, यहाँ पर जो मेटल A है अगर वो हाईली रिएक्टिव होगा मेटल B से, मेटल B के सॉल्ट से अगर वो हाईली रिएक्टिव होगा तो यहाँ पर मेटल A B को डिस्प्लेस करके उसको साइड कर देगा और मेटल A का सॉल्ट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले याद क्या करना है, यहाँ पर नीचे में आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही होगी, ये वाला, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला है।
आपको ये सीरीज लिखने के लिए नहीं आएगी, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखना है, पढ़ना है और इसको बनाना है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना है। और मैंने इसको बहुत ही इजी वे में याद किया, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है मैं सारे के सारे एक वीडियो में कवर कर लूँगा, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसका जो ये आपको देखा हुआ होगा, आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, ये जस्ट आपको एलिमेंट दिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स को लाइन वाइज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ हाइड्रोजन गिवन नहीं है। यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर आप तीन तीन फॉर्म्स में दिए हुए हैं, जैसे कि नोबल गैसेस है, यहाँ मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। यानी कि आपको बहुत ही इजी वे में दे दिया है ताकि आप यहाँ से याद कर सके कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। और ये अंडर 20 में है, बस 20 एलिमेंट्स के अंडर में ये दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको फिर से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, Na मीन्स क्या होता है, Na मीन्स होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 11। और जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है क्लोरीन को, यानी आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम के पास उसके आउटर मोस्ट सेल में एक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है उसके पास है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या दोनों को स्टेबल होने के लिए अपना जो ऑक्टेट है या डुप्लेट है उसको पूरा करना होता है। तो सोडियम कब अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। और क्लोरीन कब पूरा हो सकता है, क्लोरीन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, यानी कि उसको क्या चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर सके और स्टेबल हो सके। तो बस यहाँ पर वही रिएक्शन दी हुई है। जो Na है सोडियम है, सोडियम को Na प्लस और एक उसमें से क्या निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब Na होगा, Na मीन्स यानी कि यहाँ पर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि अपना डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा करने के बाद पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद यहाँ पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ जैसे ये एक निकालेगा इलेक्ट्रॉन तो ये Na प्लस बन जाएगा, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन ऊपर में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपना सिंपल इस तरह से लिखा जाता है। जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन को माइनस जोड़ा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस चार्ज में होता है, जब उसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए Cl माइनस होता है। और जब Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो बनाते हैं Na प्लस Cl माइनस यानी कि NaCl, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो सकता है आपको क्लियर हो, अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो प्लीज़ से कमेंट कर देना और मैसेज कर देना, मैं आपको अलग से भी बताऊँगा। एक और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर दिया हुआ है Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी Mg के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ पर इसको चाहिए क्या, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, बट अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो किसको दे रहा है यहाँ पर, क्लोरीन को एक ही चाहिए, बट क्लोरीन ने क्या किया, एक और उसका भाई ले आया और साथ साथ में वो दोनों जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो लेने लगे Mg से। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, MgCl2। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना, याद कर लेना है किस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ लेना है एक बार। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लेना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिया हुआ, के मीन्स केल्विन, केल्विन में दिया हुआ। केल्विन का स्पेलिंग होता है KELVIN, केल्विन। ठीक है, केल्विन एक टेम्परेचर
नापने का एक मीज़र है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। याद नहीं करना है, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको एक बार फिर भी पढ़ लेना है। आयनिक बॉन्ड दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो अकरेंस ऑफ मेटल अब हमें पढ़ना है कि किस तरह से हमें जो मेटल है वो मिलता है। क्योंकि जब हम लोग अर्थ क्रस्ट में से जब निकाला जाता है मेटल को, तो वो रिफाइंड मेटल नहीं होता, ओनली मेटल नहीं होता है, वो कंपाउंड होता है। क्योंकि उसके पास वो सिंपल एक फॉर्म में नहीं होता, वो उसके पास बहुत सारे रहते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ रहती है उन सबको रिफाइन करके निकाला जाता है। तो उसी को अब हम लोग पढ़ने वाले, किस तरह से जो मेटल है उसको निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अब हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी सीरीज़, ये वाला सीरीज़ जो है आपको अच्छे से एक बार याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा जब वो हाई रहेगा, हाई रिएक्टिविटी का रहेगा, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा। और जब वो लो रिएक्टिविटी का होगा, जो कि नीचे में दिया हुआ है, लो रिएक्टिव का, तो उसका कुछ और प्रोसेस है। जो मीडियम होगा उसका कुछ और प्रोसेस है। और उसका एक छोटा सा टेबल, टेबल नहीं कहेंगे इसको, फ्लो चार्ट कहेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक दिया हुआ है, जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मैंने जैसे बताया मेटल्स को 3 रिएक्टिविटी सीरीज में बांट दिया है, हाई, मीडियम और लो। सबसे पहले तो हमको क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट में से मिलता है ओर। ओर को हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का एनरिचमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो फर्स्ट पार्ट में आता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अगर वो मेटल जो है वो हाई रिएक्टिविटी का है, यानी कि सोडियम का है, पोटेशियम का है, कैल्शियम का है, तब उसको हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमको वो डायरेक्टली प्योर मेटल मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही इसका ईजी सा स्टेप है। और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि जब भी अगर हमको हाई रिएक्टिविटी सीरीज के अगर एलिमेंट का और मिलता है, तो उसको करना क्या है, पहले कॉन्सेंट्रेशन करना है, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देना, और उसके बाद हमें मिल जाएगा प्योर मेटल। लेकिन अगर हमें मिलता है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो हमें सबसे पहले सारे सारे के सारे जितने भी हमें मिलेंगे, जो एलिमेंट मिलेंगे, और मिलेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले तो कंसंट्रेशन करना है। पहले कंसंट्रेशन इसलिए करना है कि वो किसी भी रिएक्टिविटी का हो, हमें सबसे पहले कंसंट्रेशन कर देना है, उसका एनरिचमेंट कर देना है। और अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो हमें 2 और मिल सकते हैं। पहला था कार्बोनेट और दूसरा है सल्फाइड और। अगर हमें कार्बोनेट और मिलता है तो हमें करना है कैल्सिनेशन, ठीक है। और अगर हमें मिलता है सल्फाइड और मिलता है तो हमें करना है रोस्टिंग, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमें मिल रहा है और मीडियम रिएक्टिविटी का मिल रहा है, तो हमें 2 फॉर्म में मिलेगा, या तो कार्बोनेट का या तो सल्फाइड का। अगर कार्बोनेट का मिलेगा तो हमें करना है कैल्सिनेशन, और सल्फाइड का मिलेगा तो हमें करना है रोस्टिंग। आपको इजी रहेगा इस तरह से याद करना है, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, और सल्फाइड का हमें करना है रोस्टिंग, ठीक है। जैसे ये दोनों ही प्रोसेस किए जाएंगे, जैसे ही दोनों प्रोसेस खत्म होंगे, तो हमें मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो हमें मिलेगा, जो कि मीडियम रिएक्टिविटी का मेटल होगा। फिर उसका जो क्या करना, ऑक्साइड जब मिल रहा है तो हमको यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, यानी कि क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने के बाद जो हमें मिलेगा मेटल, उसका प्योरिफिकेशन करेंगे, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मैं उसको फिर से आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका आगे में पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, पढ़ लेना है एक बार। मैं फिर भी पढ़ के बताता हूँ। और अगर कोई भी लो रिएक्टिविटी का मेटल है, तो सबसे पहले तो उसका हमें मिलेगा कौन सा, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में हमने यहाँ पढ़ लिया है, रोस्टिंग करना है, फिर मेटल मिल जाएगा। तो रोस्टिंग करना है, फिर ऑक्साइड मिलेगा, तो मेटल में उसको कन्वर्ट करके उसको रिफाइन कर लेना, और ये हमारा सिंपल सा होता है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। और इसका आगे में जो दिया हुआ है मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। इसको अच्छे से डिवाइड करके यहाँ बताया गया है, एनरिचमेंट ऑफ ओर करके बताया हुआ है। आपको यहाँ देखना है ध्यान से किस तरह से। यहाँ पर तीनों पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर लो रिएक्टिविटी को लिया गया है। लो रिएक्टिविटी एक एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे HgS, यानी कि क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड। Hg का होता है मर्क्यूरी, और सल्फाइड का होता है, S से होता है सल्फर, यानी मर्क्यूरी सल्फाइड यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जैसे मैंने
O2 से रिएक्ट किया और हीट दिया, तब यहाँ पे बन गया HgO, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म जो बन गया है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी हमारा मेटल है और यही एक्सेप्शन है, क्योंकि मर्क्यूरी हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ में मिलेगा SO2, यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है CuS, कॉपर सल्फाइड, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया है तो CuO, और फिर यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। उसके बाद इसका रिफाइनिंग कर लेना है। ठीक उसी तरह से मीडियम रिएक्टिविटी का यहाँ दिया हुआ है, तो मीडियम रिएक्टिविटी का ये एग्जांपल है, आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 3-4 एग्जांपल दिए हुए, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर एक छोटा सा दिया हुआ है प्रोसेस, जिसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इस फिगर को अच्छे से देखना है और इस फिगर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। साथ साथ में ये जो नीचे में लिखा हुआ है फिगर 3.0 और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये जो नीचे में बना हुआ है ये होता है एनोड मड। आपको सिंपल फिगर दे सकता है, ये ना एनोड लिखेगा ना कैथोड लिखेगा, आपको पूछ देगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, कौन सा जो है वो कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ किया गया है, कौन सा जो प्रोसेस है उसका नाम बताओ, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल सा इसको जानने का ट्रिक है, जहाँ पर एनोड मड रहेगा, एनोड मड किसके नीचे रहेगा, एनोड के नीचे, तो ठीक उसके ऊपर वाला जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उसको बोलेंगे एनोड। ठीक है, और ये जो रहेगा ये रहेगा, जो अपोजिट वाला रहेगा वो रहेगा कैथोड। तो इसको अच्छे से याद करना है, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, यानी कि जो भी जिस चीज़ का हमको निकालना है, जैसे कि कोई भी मेटल होगा जिसको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो उसी का जो होगा सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा इसमें। जैसे कॉपर का यहाँ एग्जांपल दिया हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रिफाइन कर रहे हैं कॉपर को। तो हो सकता है आपको अब यहाँ से कोई डाउट ना रहा हो, तो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक हो जाता है कोरोजन, शायद इसके बाद कोई भी टॉपिक नहीं है और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है कोरोजन, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है और फर्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1। मैं इसको ईजिली में बहुत ही जल्दी समझा देता हूँ। कोरोजन मतलब होता है मेटल का खराब होना। मेटल कब खराब होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करता है, और H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब ये दोनों चीज़ें किसी भी मेटल को मिलेंगी, मेटल को मिलते ही ये दोनों चीज़ें ये कोरोड कर देता है मेटल को ख़राब कर देता है, और वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कोरोजन, जो कि ये ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी को मैं सिंपल में आपको समझा देता हूँ। 3 टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, ठीक है। एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें रस्टी आयरन नेल को लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पर एयर है। तो जो पहले तो इसमें डाला गया था नेल, बट यहाँ इसको वाटर भी मिला और एयर भी मिला, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है रस्टिंग जमा होने लगी, रस्ट होने लगा। ये जो नेल है ये रस्ट होकर ऊपर में रस्ट का जो लेयर है वो उस पर चढ़ चुका है। अब जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब है, ये वाला टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ ऊपर में हमें एक लेयर ऑफ ऑयल है, नीचे में हमें दिया हुआ है वाटर में हमें लिखा हुआ है, रखा हुआ है जो आयरन नेल है उसको रखा हुआ है, ऊपर में लेयर है ऑक्सीजन का। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन से आयरन नेल का कांटेक्ट नहीं है, जिसके कारण कोरोजन नहीं होगा। क्योंकि कोरोजन में हमने क्या पढ़ा है, मेटल को चाहिए वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए, एयर में ऑक्सीजन भी चाहिए। यहाँ पर एयर नहीं मिल पाएगा बट यहाँ वाटर मिल रहा है, सो यहाँ पर कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा क्या है, टेस्ट ट्यूब। तीसरे टेस्ट ट्यूब में ड्राई एयर लिखा हुआ है, ड्राई एयर है यहाँ पर, और नीचे में लिखा हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ड्राइंग एजेंट। मतलब कि क्या, इसमें भी कोई भी कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में ना वाटर, इसमें वाटर है नहीं बट एयर है। तो जब एयर और वाटर दोनों रहेंगे तब जाके कोरोजन का प्रोसेस होगा, और किसी भी एक चीज़ का अगर एब्सेंट हो जाएगा तो कोरोजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है जो कि आपने पढ़ा हुआ है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। मैंने इसका पूरा का पूरा PDF फॉर्म किया हुआ है, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप जल्दी से जल्दी
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, अपने फ्रेंड्स को बोले कि ज्वाइन कर लें और प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं मुझसे भी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, और मैं अपना पूरा का पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी मज़ा आए मुझसे पढ़ने में। मैं आपके साथ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैंने जैसा कि पहले भी बोला है। तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के एक वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा बहुत ही ईज़ी वे में। और उसके बाद एक और वीडियो रहेगी, चाहे हो सकता है कि मैं जो इंटरेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा उसी में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है सारे के सारे सॉल्व करवा दूँ एक बार में, पूरा का पूरा वीडियो। लॉन्ग लेकिन हो जाएगा, हो सकता है मज़ा ना आए, तो उसके लिए आप कमेंट करना कि अलग-अलग वीडियो रखें या फिर एक साथ। तो बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर देना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर करना, ताकि और भी बच्चे और भी आपके फ्रेंड्स जो है उसको देख सकें, और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके बाय, जय श्री राम।